दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें ना तो आपको प्रोडक्ट बनाना है, ना मार्केटिंग करनी है, ना आपको खुद का दुकान ओपन करना है। इसमें सिर्फ जो है आपको कोल का ट्रांसपोर्टिंग करना है रेक के माध्यम से, यानी कि रेलवे रेक से जो है आप कोल ट्रांसपोर्टिंग का जो है बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं हम लोग, ताकि आपको एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी हो सके। देखो मैं हमेशा जो है आप लोगों के लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेके आते रहता हूँ, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं, क्योंकि वीडियो जो है आप लोग के लिए काफी जो है यहाँ पे हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो रेलवे रेक कोल ट्रांसपोर्ट के बारे में जानते हैं, या जो भी लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन लोग जो है कमेंट करके यस जरूर लिखना। बाकी जिन लोगों को नहीं मालूम है वो वीडियो को ध्यान से ना, ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है बिजनेस के लिए। देखो इंडिया का 70% पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वो कोल से होता है, तो इमेजिन करो कि ये कितना बड़ा बिजनेस होगा। देखो जितने भी पीएसयू कंपनी, चाहे वो पावर प्लांट हो, स्टील प्लांट हो, सीमेंट प्लांट हो, सब लोग जो है डेली कोल मंगवाते हैं रेलवे रेक के माध्यम से। और ये जितने भी ट्रांसपोर्टिंग होती है, चाहे वो लोडिंग की हो या अनलोडिंग की, ये सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ही करते हैं। और इसके लिए पर्टिकुलर टेंडर भी निकलता है। अगर आपका कंपनी से डायरेक्टली अप्रोच है तो आप डायरेक्टली टेंडर अपने हाथ में भी ले सकते हैं। तो अगर आपके पास मशीनरी, मेन पावर, एक्सपीरियंस है तो टेंडर मिलने के चांसेस आपको ज्यादा होते हैं। साथ ही बता दो कि इंडिया के हर स्टेट में कोल का डिमांड है, स्पेशली झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा, ये सारे जगह पे बिजनेस बूम करने वाले हैं। देखो मैं ये एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, ध्यान समझना। यहाँ पे जो है एक बीसीसीएल है। क्या है ये? कोल इंडिया की सब्सिडी कंपनी है बीसीसीएल, या हो सकता है कि आपके यहाँ पे सीसीएल चलता हो या आपके यहाँ एसीसीएल हो, जो भी हो। तो ये क्या करेगी, इनके पास कोयला है तो कोयला यहाँ पे परचेस कर लिया गया है ना, ये कोल जो है पूरा परचेस कर लिया गया है। ठीक है, परचेस कोल का ये यार्ड है। अब यहाँ पे एक कोई कंपनी हो, कोई भी एक पावर कंपनी हो सकती है, एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये सही में करें। अब यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं तेनूघाट का। तेनूघाट पावर प्लांट है, तो तेनूघाट पावर प्लांट क्या की कि ये कोयला परचेस की सीसीएल से की है। ठीक है ना, सीसीएल के अंतर्गत आता है। तो तेनूघाट पावर प्रोजेक्ट क्या की, सीसीएल से कोयला परचेस की। हो सकता है कि इसने जो कोयला परचेस किया होगा 7 मिलियन टन किया होगा। कितना? 7 मिलियन टन कोयला परचेस किया होगा। अब ये परचेस तो कर लिया, अब इसको ट्रांसपोर्ट करके तेनूघाट पावर प्लांट में पहुंचाना पड़ेगा। इनका जहां पे भी कोल यार्ड होगा, जहां पे इन लोग कोयला स्टोर करके रखते हैं, तो वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। रेलवे रेक के माध्यम से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेलवे रेक से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इनका जो कोल परचेस किया गया होगा, यहाँ पे हो सकता है कि इनका रेलवे साइडिंग होगा। क्या होगा? रेलवे साइडिंग होगा। तो कोल यार्ड के पास अगर रेलवे साइडिंग है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर इनका माइन से यानी कि सीसीएल के जो भी पर्टिकुलर स्टॉक यार्ड है वहां से अगर रेलवे साइडिंग तक लाना है तो इसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट करके फिर यहाँ रेलवे साइडिंग के पास आएगा। रेलवे साइडिंग के पास क्या होगा, वहां पे आपका रेक लगा रहेगा, यानी कि पूरा जो वैगन होता है तो वैगन पूरा लगा रहेगा। ये आपका लमसम 60-65 जो है पूरा ये वैगन होता है, तो ये एक पूरा कंप्लीट रेक लगा रहेगा। तो इस रेक के माध्यम से जो है कोयला आपको पहुंचाना पड़ेगा कहां पे? तेनूघाट पावर में। तो इसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकलता है। तो ये जो है प्राइवेट प्लेयर ही करता है, प्राइवेट प्लेयर ही करेगा। ठीक है, इसमें लोडिंग होगा, अनलोडिंग होगा यहाँ पे, और ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये 3 जो वर्क स्कोप है ना आपका इंक्लूड रहेगा। अब मैं यहाँ पे टेंडर दिखाता हूँ, टेंडर से आपको क्लियर होगा कि किस तरह का टेंडर आता है। देखो ये जेम पोर्टल का भी रिसेंटली 17 तारीख का टेंडर था, मैंने भरा नहीं है टेंडर ये, क्योंकि इसमें जो है कुछ थोड़ा सा रिक्वायरमेंट हमको समझ में नहीं आया, जिसके कारण जो है मैंने यहाँ मतलब रेट मुझे समझ में नहीं आया, जिसके कारण जो है मैंने इसको टेंडर को फाइल नहीं किया, यानी कि सबमिट नहीं किया। यहाँ पे जो है आपका तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड को जो है यहाँ पे जाएगा हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑन लमसम बेसिस अनलोडिंग ऑफ कोल फ्रॉम बोबर वैगन्स कोल रेक्स। बोबर से एक बड़ा वैगन होता है, उसके माध्यम से बोला गया। ठीक है ना। तो देखो इसका टेंडर था, इसमें मिनिमम जो है ज्यादा कुछ खास क्राइटेरिया नहीं था। यहाँ पे 43 लाख का जो है आपका टर्नओवर मांगा गया था लास्ट 3 ईयर्स का, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो है 5 साल का मांगा गया था। यहाँ पे किसी तरह कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में आप चेक कर सकते हो एग्जाम्पशन नहीं अलाउड है। और ईएमडी जो है अप्रोक्सीमेट जो है यहाँ पे कितना का जा रहा था आपका 2,82,500 जा रहा था, और टेंडर वैल्यू जो है यहाँ पे 1,41,00,000 अप्रोक्सीमेट मान के चलो 1.5 करोड़ का आपका ये टेंडर होता। तो इसको आराम से ले सकते थे, बट मुझे रेट पसंद नहीं है, जिसके कारण मैंने टेंडर को इसको सबमिट नहीं किया। तो इस तरह के जो है टेंडर निकलते हैं, आपको इसी टेंडर को विन करना है, यानी कि आपको सबमिट करके आपको लेना है। तो अगर ये टेंडर आता है तो आपके पास में जो है कोल ट्रांसपोर्टिंग का एक टेंडर आ जाएगा। अगर एक टेंडर आता है तो आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्रेडेंशियल बढ़ेगा, इससे ज्यादा बड़े बड़े टेंडर्स भी आप डाल सकते हो। बहुत जगह पे जो है टेंडर बड़े बड़े निकलते हैं, तो मैंने एक छोटा बताया है ना। देखो इस टेंडर को जब मिल जाता है तो आपको कुछ रिक्वायर्ड लाइसेंस होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। कौन कौन से रिक्वायर्ड लाइसेंस उसको समझना। सबसे पहला जो लाइसेंस है आपका कंपनी होना चाहिए, कंपनी होगी, जीएसटी नंबर होगा, और साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं तो आप किसी के साथ जेबी में काम कर सकते हो, जेबी में भी आप काम करके अपना एक्सपीरियंस बना सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम टेंडर भरोगे आप खुद से इंडिविजुअली आप सबमिट कर सकते हो। इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, आपको फोइस में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फोइस अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ फोइस का रजिस्ट्रेशन किस तरह होता है। ये इंडियन रेलवे का जो है एक पोर्टल है, या इसमें जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और इसमें रजिस्ट्रेशन इस तरह से नहीं मिलता। इसमें जो है आपको कुछ ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अब देखो यहाँ पे मैं इसको लॉगिन किया, लॉगिन करना, ये फोइस का है, ई डिमांड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जहां पे जो है आप अपना
यहाँ से वैगन के लिए डायरेक्टली जो है आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। इसके प्रोसेस होती है कुछ, तो जब आपको कोल इंडिया की तरफ से, यानी कि जब आप कोयला परचेस किए तो वहां से आपको इंडेंट मिलेगा, इंडेंट लेके आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसमें कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा 1 लाख या 1.25 लाख के आसपास का। उसके बाद जो है आपका वैगन मिल जाता है, जब टाइम आप बोलेगा उस टाइम पे आपका वैगन वहां पहुंच जाएगा। इसके अलावा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया जाता है, तो वो टाइम के अगर फेल करते हो तो उसमें जो है आपका यहाँ पे पेनल्टी भी कटता है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस सिस्टम, अगर आपको भी फॉइस का रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपके जो भी नियर बाई डीआरएम ऑफिस होंगे आप वहां से बनवा सकते हो, तो आप जरूर इसका अप्लाई कीजिए अगर आपको करना है तो। फॉइस जब मिल जाता है इसके बाद जो है आपको स्टेट माइनिंग जो भी डिपार्टमेंट है वहां से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और जिस पावर प्लांट में आपको माल भेजना है वहां का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये बेसिक एक लाइसेंस है जो आपको लेकर जो है आपको इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, मैं बता रहा हूँ। इसमें अगर एक बार आप यहाँ पे अगर रेक लोडिंग में चले गए ना तो आपको मुड़ के कहीं दूसरा देखना नहीं है बिजनेस, आपको उसमें अच्छी कमाई हो जाएगी। अब यहाँ देखेंगे कि आपको क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास में 1 से 2 पेलोडर होना चाहिए, आपके पास में सुपरवाइजिंग टीम होनी चाहिए, यहाँ पे स्टाफ आपके अच्छे होने चाहिए जो सबसे अच्छा कम्युनिकेशन कर सके। इसके अलावा वैगन सीलिंग टूल आपके पास में होना चाहिए। तो देखो ये सारी चीज जो है आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, तभी जो है आप इस बिजनेस में सही तरीके से एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पे समझेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है। देखो यहाँ बेसिक क्या होता है ना, कि मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से प्रोसेस होता है। पहले आपका क्या होगा, रेक का इंडेंट डलाता है, ये डायरेक्टली जो है आपके फॉइस डिपार्टमेंट से डीआरएम ऑफिस जो भी होगी वहां पे डलाएगा, और वो जो है रेलवे डिपार्टमेंट उसका कोऑर्डिनेशन करेगा आपको पूरी तरह से। कोऑर्डिनेशन करने के बाद जो है वैगन अवेलेबल कराएगा, तो वैगन आ गया रेलवे की तरफ से। अब जो है यहाँ पे आपको पेलोडर से कोयला जो है आपको लोड करना पड़ेगा सारे वैगन में, आपका पूरा एक रेक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका क्या होगा, रेक यानी कि आपका जो रेल है वो आपका एंड पॉइंट तक डिस्पैच होगा। डिस्पैच होने के बाद अगर आपको अनलोडिंग का भी अगर काम आपको मिला है तो आपको वहां पे अनलोडिंग भी करवाना पड़ेगा। तो ये सारे चीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर वहां अनलोडिंग में किसी तरह का डिले होता है तो यहाँ पे जो है ना आपका पेनल्टी रेलवे वाला आपसे काटेगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपकी टीम की पूरी प्रॉपर यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जो है आप इस बिजनेस को सही तरीके से रन कर पाओगे। अब बात करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में अगर बात करें तो ये मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ फॉइस का जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसमें क्या अनऑफिशियल एक्सपेंस लगेगा वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर वहां पे जो अप्लाई करा, जो अप्रूव करा, वो आपसे कुछ अनऑफिशियल एक्सपेंस लेगा, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि कितना आप दोगे, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, ठीक है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसके बाद जो दूसरा है, आपके पास में खुद का एक सेटअप होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, तो उसको सेटअप करने में 1 लाख के आसपास का मान के चलते हैं। इसका जो है वेंडर रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे जगह पे वेंडर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो वहां पे जो है कुछ खर्चा होगा, कुछ वन टाइम फीस होगा, तो वो आपको देने पड़ेंगे। तो अगर इसे देखा जाए तो लमसम जो है आप 1.5 लाख के आसपास में जो है पूरी अच्छी तरीके से ये बिजनेस का पूरा सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में। देखो वर्किंग कैपिटल की बात करें, जब आपको ऑर्डर मिलता है ना, यानी जब आपको टेंडर मिलता है तो वहां पे कुछ एडवांस आपको देना पड़ता है रेलवे में, तो वो अप्रॉक्सीमेट जो है डिपेंड करेगा कितना आपका पीपी है। देखो जितना आपका पीपी बनेगा उतना ही जो है आपका फ्रेट एडवांस आपको सबमिट करना पड़ता है। तो देखो 20 से 25 लाख के आसपास तो आपको देना ही पड़ता है उसमें, तो वो देख लेना आपका कितना का वैल्यू का टेंडर है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ही जाने वाला है। इसके बाद जो है लेबर लोडिंग का प्लस जो है यहाँ पे मशीनरी का कुछ कॉस्ट जाएगा, रेंट जाएगा, तो उसके लिए भी आपको वर्किंग कैपिटल ही के अंदर काउंट करना पड़ेगा। और साथ ही ऑफिस एक्सपेंस जो है आपको कुछ लगेगा, तो वो आप अपने अंदर देखना कितना अंदर में आप मैनेज कर सकते हो। इसके बाद मुझसे पूछोगे सर पर रेक लोडिंग का क्या ऑपरेशनल कॉस्ट जाता है, तो मैं बता दूं कि 70,000 से लेके 1 लाख के बीच में जो है आपका पर रेक का लोडिंग का कॉस्ट आता है। तो टोटल अगर बात करें कि टोटल अमाउंट कितना जा रहा है, तो आप इसमें खुद से काउंट कर लेना। अप्रोक्सीमेट जो है आपका 30-35 के आसपास जाने वाला है। अगर वर्किंग कैपिटल मिला है और यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट मिला है तो आपको मिलने वाला है लमसम जो मैंने बताया 30 से 35 लाख के आसपास जाने वाला है। अब क्या वो कोयला आपके एंड तक पहुंचेगा, वहां से जब आपका पूरा तरह से कोयला वहां पे गिर जाता है उसके बाद जो आपका बिल क्लियर होता है। बिल क्लियर होने में तो टाइम लगता है, इसलिए आप वर्किंग कैपिटल आपके पास में रखना जरूरी है, क्योंकि आपके पास में कोल ट्रांसपोर्ट का हुआ है 7 मिलियन टन पूरे साल में पहुंचाना, मान लेते आपके पास में टेंडर मिला है। ऑब्वियसली यहाँ पे 20 से 25,000 टन जो है आप मंथली भेजोगे कोयला, तभी आप उसको पूरा कर पाओगे। तो सारी चीज जो है आपको ध्यान देना है कैसे आप इसको मैनेज करोगे। देखो अब आप लोग जो है सोच रहे होंगे सर प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट के बारे में बताइए। देखो यहाँ प्रॉफिट जो मैं बताने वाला हूँ ये डिपेंड करता है कि आपका वॉल्यूम कितना है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का, और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट मैं आपको बताऊंगा ये एजुकेशन पर्पज के लिए बताने वाला। तो यहाँ पर रेक जो है आपका लमसम 1.5 से 2 लाख रुपए आपके पास में बच जाता है। अगर आप एक दिन में या पूरे महीने में 5 रेक का काम करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लीकेशन कर देना, वही जो है आपका पूरे महीने का निकल के आने वाला है। कोल ट्रांसपोर्टिंग जो रेल के माध्यम से होता है उसमें काफी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, बट हाँ ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट खुजता है। यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका इनिशियल लगेगा और इसमें काफी संघर्ष करना पड़ेगा आपको टेंडर लेने के लिए, क्योंकि सारे लीगल लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। अगर नहीं है तब आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाओगे, आप डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे जब आपका टेक्निकल इवोल्यूशन होगा टेंडर में। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आप बायर कैसे ढूंढोगे। देखो बायर ढूंढने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ ध्यान समझना। जितने भी स्टेट लेवल पे टेंडर निकल तो उनको सर्च करो, वहां फिल्टर करो, वहां से जो है आपको बहुत सारे टेंडर जो है कोल ट्रांसपोर्टिंग के मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी पावर प्लांट के ऑफिशियल वेबसाइट है उन पे विजिट करो, वहां से भी जो है आपको अच्छे खासे टेंडर देखने को मिल
जाते हैं। इसके अलावा जितने भी कोल इंडिया के लिंक कंपनी आप उनके पोर्टल पर विजिट कीजिए, वहां से भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे रेलवे साइडिंग एजेंट होते हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हो। बहुत सारे एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टर रहते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कोल भेजते हैं, आप उनसे संपर्क रखो। और सबसे अच्छी बात कि कोल इंडिया में बहुत सारे जो है आपको मिल जाएंगे कंपनी जो एमडीओ मोड पे माइनिंग लिए हुए हैं, वो किसी न किसी के लिए एमडीओ मोड पे माइनिंग कर रहे हैं। आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, उनका कोयला जो है आप उनके एंड कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में जो भी मैंने बताया ये पूरा था कोल ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस रेक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि अगर आपको कोल ट्रांसपोर्टिंग अगर रेक के माध्यम से करना है तो किस तरह से बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली इसका आंसर आपको कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।